Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। आज वापस प्लेन में लिंडसे ग्राहम ने वापस भारत को बोला कि भारतीय एम्बेसडर से उनकी लंबी बात हुई और उन्हें एश्योर किया कि भारत ने रशिया का तेल बहुत डिक्रीज कर दिया है। आपको ये समझना चाहिए कि लिंडसे ग्राहम का जो इतिहास है, यूक्रेन में युद्ध कराया उसने, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में किया, बोस्निया में किया, फिर उसने इराक में किया और उसने अभी वेनेजुएला में तो कुछ कर नहीं पाया, वो तो इंडिपेंडेंट डिसीजन था। लेकिन क्या वो सपोर्ट कर रहा है क्यूबा को, बोल रहा है कि अमेरिका के जो नेबर्स हैं साउथ में उनको सिर्फ अमेरिका से ट्रीट करना चाहिए, किसी को नहीं। मतलब कि उनकी गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो, उनका सॉवरेंटी नहीं है और बिना अमेरिका के वो कहीं और जा नहीं सकते। सीधा उसने मैसेज दिया साउथ अमेरिकन कंट्रीज को। तो लिंडसे ग्राहम को आप कितना सत्य में ले सकते हैं? ये व्यक्ति वॉर मॉन्गर है। इस पे ट्रम्प ने ही बोला था कि वॉर मॉन्गर है, नियोकॉन है। नियोकॉन मतलब न्यू कंजर्वेटिव्स। अब मैं तो नियोकॉन को जो ही बुलाता हूँ कि नया धूर्त। लेकिन इसकी बातों में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता। देखिए, इंडिया ने, भारत हैज़ ऑलरेडी वन द टैरिफ वॉर। ओके, भारत हैज़ ऑलरेडी वन द टैरिफ वॉर। भारत टैरिफ वॉर में जीत चुका है अमेरिका के ऊपर, कोई युद्ध वहां पे नहीं। अमेरिका जो है भारत को ज़्यादा थ्रेटन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने पुश किया मिलिटरली किसी और तरीके से तो वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक भी युद्ध चाहे छोटा भी हो, चाहे आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो, उसमें अगर भारत ने अमेरिका की पिटाई कर दी, उसमें पूरी अमेरिकन सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए वो भारत से लड़ना नहीं चाहता। दे डोंट वांट टू बी डिफीटेड बाय ब्राउन पीपल। तो ये मेन रीजन है। उनको मालूम है कि भारत से लड़ने में वो हारेंगे, इसलिए वो ब्राउन लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो वाइट लोगों के साथ हारना चाहते हैं। इसलिए जितने भी ब्राउन या कलर्ड लोग हैं वो कमजोर कंट्रीज चूज करते हैं और उसमें भी पहले इंटेलिजेंस से पूरा नेगोशिएट करते हैं, तब अपने ट्रूप्स उतारते हैं। जैसे निकोलस मदुरो का इंसिडेंट है। अब तो सबको पता लग गया कि पूरा के पूरा वो स्टेज्ड युद्ध था। मैंने सबसे पहले बोला था इसमें कुछ लॉजिकल नहीं दिख रहा है, मैंने बोला था पिछली बार। अब डेटा आ गया, क्योंकि हम लोग तो जो डेटा को एनालाइज करते हैं, और मैं तो सिर्फ धर्म की दृष्टि से देखता हूँ कि, तो मैंने इसको, जब आप निकोलस मदुरो का पूरा इंसिडेंट देखे वेनेजुएला वाला, जब से ही न्यूयॉर्क आया तब से 4-5 तो कपड़े बदल चुका है। पति पत्नी साथ में लाए गए और साथ में जहाँ पे उसकी सरकार वहाँ पे चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, अपोजिशन को जो मकादो थी उसको डिलेजिटिमाइज कर दिया ट्रम्प ने। तो गवर्नमेंट तो अभी मदुरो की चल रही है और थोड़े महीनों के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोई चार्जेस इस पे लग नहीं सकते, क्योंकि वेनेजुएला बाकी कंट्रीज ऑलरेडी प्रॉमिस कर रही हैं कि ले लो अमेरिका, हमको अटैक मत करो। मतलब पूरी तरीके से बेइज्जत किया है इसने साउथ अमेरिका को। वेनेजुएला में हिम्मत नहीं है, ओपनली बात कर रहे हैं कोलंबिया और क्यूबा की। अब क्यूबा में ऑलरेडी अमेरिका का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज नो एक्शन नीडेड ऑन अमेरिकन पार्ट, क्योंकि क्यूबन इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन। आप मुझे बताइए, साउथ ऑफ अमेरिका कौन सी कंट्री रिच है? कोई भी नहीं। हाइती भी पुअर। मतलब वर्ल्ड्स रिचेस्ट इकोनॉमी के साउथ में देयर इज एवरीबडी पुअर। इसका मतलब ये क्या है कि जो रिचेस्ट इकोनॉमी है इज मेकिंग एवरीबडी पुअर। सपोज इमेजिन करते हैं, इमेजिन अगर अमेरिका नहीं होता तो क्या होता? साउथ अमेरिकन कंट्रीज वुड बी रिचर देन नॉर्थ अमेरिका। यही होता, बिकॉज उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है। अगर अमेरिका है और वो गरीब है, इसका मतलब अमेरिका इज टेकिंग देयर वेल्थ। अमेरिका के बनानास आते हैं कोस्टारिका से, अमेरिका के जो फूड है, फ्रेश फूड आता है, वो साउथ अमेरिका से आता है। अमेरिका का तेल वो साउथ अमेरिका से आता है। जो स्टेट ओन्ड वेनेजुएला की रिफाइनरीज थी, दे ओन सिटको अमेरिका में, और सिटको तो बैंकरप्ट हो चुका है।
उसको एक सिंगर नाम के, पॉल सिंगर नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने उसको खरीदा हुआ है। तो ऑल द हैवी क्रूड इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड बाय देम। तो लेकिन उस क्रूड को प्रोसेस करके बेचने में तो कॉस्ट विल बी वेरी हाई। तो लोग जो समझ रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस रिड्यूस होगा, 57 से 40 पहुंचेगा या 33 पहुंचेगा, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तो गेम शुरू हुआ है वेनेजुएला में। व्हाट इफ वेनेजुएला ब्रेक्स डाउन, जो कि अमेरिका चाहता है, एंड देन दे कैन हैव फ्रीली मिलिशियाज प्रोटेक्टिंग देयर प्लांट्स। अमेरिका ये भी कर सकता है, लेकिन वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ेगा विद वेनेजुएलन्स, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज नंबर्स आर अगेंस्ट देम। और बोलीवारियन जो सोल्जर्स हैं ऑन द ग्राउंड, आप एयर कैंपेन शुरू में कर सकते हैं, शॉक एंड ऑ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रूप्स उतारने ही पड़ेंगे उस कंट्री में। और अगर सपोज अमेरिका हायर करता है मर्सिनरीज को या फिर अदर ग्रुप्स विद इन साउथ अमेरिका विच इज वेरी मच इजीली अवेलेबल, लेकिन तो फिर तो केओस हो जाएगा पूरा। पोर्ट से कैसे निकालोगे? देखिए, और भारत ने अभी इमरजेंसी मिलिट्री परचेजेस में सिग्निफिकेंट इजरायली मिसाइल्स एंड अदर मिसाइल्स उसने ऑर्डर करी हैं, जो भारत में वो लोग नहीं बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड है वो। प्लस उसने कुछ 48 अदर जो मरीन इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर किया है, बस इसमें एम्यूनिशन के लिए। प्लस भारत का जो रैमजेट पावर शेल्स है 155 मिलिट्री गन्स के लिए, प्लस और भी बहुत सारी चीजें भारत ऐड कर रहा है फॉर ए स्टॉक जो डिप्लीट होता है, देन दे कैन वापस फिल इट अप, उसके लिए ऑर्डर किया गया। कि ये सब अभी से आने वाला नहीं है, पुराना ऑलरेडी भारत के साथ बहुत कुछ है। प्लस अग्नि का जो बंकर बस्टिंग वर्जन है, उसमें भारत इज प्लानिंग टू यूज द हेवीएस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। ना ये सब जो टूल्स हैं भारत के पास, विच cannot be, which are not there with any other country, including America. तो अमेरिका का युद्ध का प्लान भारत के साथ है कि इन केस वर्स कम वर्स बेसिस पाकिस्तान को क्या दिया जाए जो अमेरिका को, जो भारत को बहुत नुकसान हो। तो अभी 10 से ज्यादा C-17 एयरक्राफ्ट जर्मन एयरफोर्स बेस पे पहुंचे हैं, RAF जर्मन एयरफोर्स बेस, और वो सभी ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ जा रहे हैं। तो इजराइल इज प्लानिंग सम ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान टू ब्रिंग डाउन देयर करंट, उनका जो रिजीम है, ईरानियन रिजीम, उसको नीचे लाया जाए, सो दैट जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, दैट बिकम्स क्रिएट्स लॉलेसनेस विद इन ईरान। अब आपको मालूम है कि ईरान का जो ओरिजिनल कल्चर है वो हिंदू कल्चर है, उनके अंदर बुद्धि भी भारतीयों जैसी है, शब्द भी उनके हिंदी के हैं, बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ फारसी भारत में आई तो भारत का नहीं, उनकी उधर ऑलरेडी संस्कृत थी बहुत ज्यादा। तो नाउ ये जितना भी आर्मिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर लास्ट पुश में अगर उनके वो मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा तो इट विल स्ट्रेंथन द स्टूडेंट जेनजी प्रोटेस्ट, जो कि चर्चेस और अमेरिकन इंटेलिजेंस और ये सब करा रहे हैं। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, बाय द वे, सारे राइट्स में पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। आपने उनको देखा होगा, कुछ गन्स लेकर भी जाते हुए देखा होगा। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अब दी प्रोटेस्टर्स के पास गन्स है, AK-47। नाउ ये सडनली वो इन्फ्लक्स कहाँ से हुआ? ना पाकिस्तान ने ईरान से दुश्मनी ली है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ली है, पाकिस्तान ने बलूचिस के साथ ली है, पश्तून्स के साथ ली है, सिंधियों के साथ ली है, और ओनली थिंग रिमेनिंग इन आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द पंजाबीज। और पंजाबी भी उनके जो है, उनके तो आर्मी चीफ से छुपे हुए बैठे हैं, आसिम मुनीर। सो ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं अमेरिकन बिल्टअप फॉर ग्रीनलैंड एज वेल एज फॉर ईरान। ग्रीनलैंड में तो बड़ा क्लियर हो गया है, किंगडम ऑफ डेनमार्क हैज सेड कि हम तो अलाउ नहीं करते हैं, ऑलरेडी हमारा नेटो एग्रीमेंट है, यू हैव राइट टू यूज इट। लेकिन ट्रम्प स्टिल वांट्स इट, क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ है, और रेयर अर्थ की माइनिंग इज व्हाट ट्रम्प इज इंटरेस्टेड इन। उतना रेयर अर्थ
पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इज ऑफ नो यूज। पाकिस्तान, द ओनली रिवॉर्ड ट्रम्प ने दिया पाकिस्तान इज टू अलाउ देम टू मीट ट्रम्प, दैट्स इट। नथिंग, पाकिस्तान डिड नॉट गेट एनीथिंग अदर देन फ्यू पापा जॉन्स के कुछ चेन्स मिल गए होंगे, बट अदर देन नथिंग। तो पाकिस्तानियों को तो बहुत मूर्ख बनाया अमेरिका ने। वो तो मूर्ख बनने योग्य भी हैं, क्योंकि जो लोग जिंदा इसलिए रहते हैं किसी को मारने के लिए, तो वो तो खुद ही अपना जीवन तो उनका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को भी यूज किया गया ईरान के विरुद्ध किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि बिग रोल पाकिस्तान विल प्ले इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इजराइल वर्सेस ईरान। लेकिन ईरान के ऊपर अब जब थोड़ा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका से मिलिट्री, तो रिजीम उनकी गिर जाएगी, फिर उसके बाद टोटल केओस होने वाला है, बिकॉज मिलिट्री इज गोइंग टू, ईरानियन मिलिट्री इज गोइंग टू रिटेलिएट अगेंस्ट सिविलियंस। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान अपनी जो रिजीम है उसको सशक्त बनाने के लिए दे आर इन्वेस्टिंग इन मिसाइल्स विच कैन रीच इजराइल एज वेल एज सम पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। वो भारत के लिए भी बहुत खतरा है, बिकॉज ईरानियन रिजीम हमेशा भारत के विरुद्ध उसने वोट किया है, और जब उम्मा की बात आती है तो वो लोग हमेशा भारत के विरुद्ध ही जाते हैं सारे। अब आते हैं चाइनीज के ऊपर। अमेरिका का प्लान बड़ा क्लियर है, क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया एंड इन केस अगर कुछ होता तो इक्वाडोर। मैं इक्वाडोर को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इक्वाडोर produces 70% of all cocaine which goes through the Colombia and then reaches Mexico, and from Mexico it is imported by official sources और unofficial sources। ये अमेरिकन एजेंसी को सब पता रहता है। अमेरिकन एजेंसीज आर वेरी स्मार्ट इन कलेक्टिंग डेटा, दे नो ऑल दिस थिंग्स ऑपरेशंस, लेकिन दे कांट इंटरवीन मच क्योंकि मोस्ट ऑफ डिसीजंस आर पॉलिटिकल। साउथ अमेरिकन्स इतने कॉलोनाइज्ड हैं, दे कैन नॉट फाइट, उनके पास ना शस्त्र है, उनका करप्शन है। यही करता है कैथोलिसिज्म। कैथोलिसिज्म जो है समाज को खोखला कर देता है। भारत के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ये जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस होते हैं वो चर्चेज के माध्यम से होते हैं। चर्चेज के थ्रू डेमोग्राफी बदली जाती है, डेमोग्राफी के थ्रू इलेक्शंस होते हैं, और फिर एंटी हिंदू प्रोग्राम ओपनली डिस्कस किए जाएंगे इन द इलेक्शन। तो अब जब तक हिंदू पावर में है, ये सिक्योर किया जाए भारत को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत की। तो लेकिन अभी मेरे को ऐसा जो थ्रेट दिखता नहीं है गवर्नमेंट को, बिकॉज दे मस्ट बी हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ डेटा जो मुझे पता नहीं है। आई एम जस्ट रिपोर्टिंग ऑन डेटा विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। सो इफ देयर इज समथिंग अदर डेटा, तो मेरा कथन ठीक नहीं होगा, बिकॉज तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक जो मुझे डेटा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो कन्वर्जन है वो पार्टली इज सपोर्टेड बाय सम गवर्नमेंट फंक्शनरीज एट द स्टेट लेवल और एट द सेंट्रल लेवल, ऐसा दिखता है मुझे। अदरवाइज इतना ग्रोथ ऑफ कन्वर्जन नहीं हो सकता व्हेन सब लोग उसके ऊपर थ्रेट बता रहे हैं। और आप इतिहास देख रहे हैं साउथ अमेरिका का, कोरिया का, बाकी जगह का इतिहास देख रहे हैं, तो फिर इट डजंट मेक सेंस कि वो चल कैसे रहा है, क्योंकि ये सरकार का काम है भारत, ये किसी आम नागरिक का काम नहीं है। आम नागरिक का काम है पढ़ाना, जो हम लोग कर रहे हैं कि वेद, रामायण, महाभारत इनको पढ़ाना, भगवत गीता। लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो भारत में जो एक्टिविटीज चल रही हैं अब्राहमिज्म की, वो दैट इज बियॉन्ड बिलीफ कि वो शायद उसमें गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मे बी इनडायरेक्टली या कुछ एलिमेंट्स, लेकिन पता नहीं, वो डिटेल हमको पता नहीं, क्योंकि वो सच मास स्केल बिना गवर्नमेंट परमिशन के नहीं होता। ये सत्य है और इसको मान के चलना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे भारत की हो कोई भी हो, चाहे एक दिन में, स्टेट की पावर बहुत होती है, एक दिन में खत्म कर सकती है ये सब प्रोग्राम्स, और स्टेट पावर भारत की बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चल रहा है और जो कन्वर्जन माफियाज और ये सब
वो डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए है। उसके बाद सरकार में वो लोग वोट करेंगे और गवर्नमेंट्स बदल जाएंगे। दिस इज द एग्जैक्ट प्रोग्राम वेनेजुएला में हुआ। 30% कैथोलिक्स उन्होंने कन्वर्ट किया, प्रोटेस्टेंट बनाया। मकादो प्रोटेस्टेंट है, उसको चर्च ने, अमेरिका ने कल्टीवेट किया और उन्होंने डेमोग्राफी बदली। और इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट, जब जब इलेक्शन आउटकम आया, मदुरो जो कैथोलिज्म फॉलो करता है, एक्चुअली सत्यसाई बाबा का भक्त भी है, तो लेकिन कैथोलिज्म जो फॉलो करता है, उनका जब इलेक्शन हुआ तो अमेरिका ने इलेक्शन को इनवैलिड बताया, क्योंकि 30% प्रोटेस्टेंट जो अमेरिका ने इवेंजेलिकल चर्चेस ने क्रिएट किए थे, उनकी बात सुनी नहीं गई। अब ट्रम्प उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है जो पावर में है। उसको मालूम है कि अपोजिशन जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है आफ्टर अमेरिकन एक्शन। समझा? तो ये फॉरेन पॉलिसी, जो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं, ये भारत के विरुद्ध रिजीम चेंजिंग के लिए बनती हैं सारी। नहीं तो वाई यूरोपियन एम्बेसडर्स और अमेरिकन एम्बेसडर्स जो ऐसे ऐसे एरियाज में जाएंगे जहाँ पे जो कि रिलीजियसली पोलराइज्ड है इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न रिलीजन्स, मतलब कि अब्राहमिज्म के लिए पोलराइज्ड है, जाते हैं वो टू प्रमोट द डिवीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के लिए मतलब लगता है कभी कभी कि भारत इज नॉट पेइंग अटेंशन, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग तो बात कर ही रहे हैं ओपनली, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल वर्क बाय टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन जो रोकने का काम है वो सरकारी होता है। वो हम और आप जितना भी कर सकें, सत्य मानना पड़ेगा कि वो सरकार का ही काम होता है, वो हम और आप नहीं कर सकते, बिकॉज दूसरी साइड में सरकारें काम कर रही हैं। समझे आप? तो इंडिविजुअल्स कैन नॉट फाइट विद द सरकार। तो ये चिंताजनक विषय है, लेकिन चिंता तो हम लोग नहीं कर, चिंतन करते हैं। चिंता की मैं बोल नहीं रहा हूँ किसी को करने की, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे एक्शन इज नीडेड, वेरी नीडेड। अब चलते हैं दूसरे इंसिडेंट पे कि भारत क्यों चुप रहा वेनेजुएला के पूरे इंसिडेंट में। बड़ा शांत स्टेटमेंट रिलीज किया। मैं उसका मतलब बताता हूँ कि भारत की जो गवर्नमेंट की ONGC जो एजेंसी है, एक्सप्लोरेशन रिफाइनरी के ऊपर जो काम करती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसका ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो पैसा उसको मिला नहीं है अभी तक। उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स नहीं मिला। 18% रिटर्न होता है उसका। सो बाय, अगर ये तेल, इफ अमेरिका इज सक्सेसफुल इन एक्सट्रैक्टिंग, so they'll continue their work of extraction, अमेरिका को बेचेंगे, यस ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको भारत रिकवर कर सकता है। ये भारतीय सरकार का प्रायोरिटी है, इसलिए वो चुप रहे। क्योंकि ये पूरा जो निकोलस मदुरो का जो इंसिडेंट है, भारतीय इंटेलिजेंस को मालूम है कि ये पूरा फेक इंसिडेंट था, इसलिए भारतीय सरकार को रिएक्ट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि भारतीय, क्योंकि अमेरिका से सच न्यूज़ नहीं मिलता आपको कहीं पर भी, तो मैं देखता हूँ कि भारत की गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही पुतिन के घर पे आक्रमण किया था यूक्रेन ने, तो देयर वाज अ डिले इन इंडियन रिस्पॉन्स। 6-7 घंटे का डिले था, और 6-7 घंटे के डिले में मुझे समझ में आ गया, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी ने खेद व्यक्त किया, और तब समझ में आ गया कि पूरा इंसिडेंट अमेरिका और यूक्रेन का ही था। तो वेरीफाई करने में लोग समय लगाते हैं। अब मैं क्यूबा की अगर बात करूं या फिर मेक्सिको की बात करूं, मेक्सिको, क्यूबा, ये ज़्यादा बड़े इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं है। मेक्सिको का टोटल ट्रेड इंडिया के साथ होगा $10 बिलियन, उसमें से $8 बिलियन भारत के एक्सपोर्ट्स हैं टू मेक्सिको। और मेक्सिको की जो स्मॉल कार्स हैं जनरली वो भारत में बनती हैं, प्लस मेक्सिको की जो मोटरसाइकिल्स हैं पॉपुलर, वो भी भारत में बनती हैं। सो और मेक्सिको में एक कॉलोनाइज्ड सोसाइटी है, उसको हर चीज़ अमेरिकन अच्छी लगती है। अगर मैक्सिकन्स को मौका दिया जाएगा तो आधे से ज़्यादा मैक्सिकन्स भाग जाएंगे टू US। तो अगर ऐसे रहना है तो वाई डू वी नीड मैक्सिको एज ए कंट्री ऑन द साउथ। तो अगर अमेरिका प्लान बनाता है मैक्सिको लेने का, आपको मैं बताता हूँ
कि 15 से 20% मैक्सिकन्स वोट करेंगे टू कम विद अमेरिका। 15 से 20%, एंड दैट इज एनफ फॉर अमेरिका टू टेक मोर लैंड्स। समझे आप? उसको पीछे पुश कर देंगे सिनालोआ तक। सिनालोआ इस बॉर्डर से करीब 10 घंटे का ड्राइव है और 2 घंटे का फ्लाइट है, मतलब कैलिफोर्निया बॉर्डर से। तो ये मैक्सिको की लेजिटिमेसी तो कभी थी नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वो देश ही कॉलोनाइज्ड है पूरा। अपने आप को कैथोलिक मानते हैं, स्पेनियर्ड्स मानते हैं, और अमेरिकन हैबिट्स होती हैं उनकी उस तरह की, और फूड ईटिंग हैबिट्स उनकी काफ़ी यूरोपियन होती हैं, और अपने आप को बोलते हैं इंडिपेंडेंट है। तो अमेरिकन क्वेश्चन करते हैं भाई, ना तुम्हारी बात, जैसे अमेरिका का भी है, अमेरिका भी कॉलोनी है, मैक्सिको भी कॉलोनी है। मैक्सिको इज सक्सेसफुल कॉलोनी, इसको बोलते हैं नुएवा स्पेन, पहले इसको न्यू स्पेन बोला जाता था। तो इसलिए मैक्सिको को कॉलोनाइज करना है, मैक्सिको को टेक ओवर करना अमेरिका के लिए बाएं हाथ का खेल है। कुछ पार्ट्स ऑफ मैक्सिको जो है, जो युकातान पेनिनसुला है, चियापास है, वो जगह थोड़ा अमेरिका के लिए अनमैनेजेबल होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैक्सिको के लिए तो कुछ अमेरिका को करने की जरूरत ही नहीं। इट कैन ईजिली फॉल। उनको थोड़ा इंसेंटिव देंगे और उनको आप ग्रीन कार्ड्स और ये सब इशू कर देंगे, दे विल ईजिली मूव ओवर, ईजिली मूव ओवर। तो ये है मैक्सिको का। अब चलते हैं कि व्हाट हैपेंड टू ये जो पेट्रो गुस्तावो, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है। सी, कोलंबिया जो है, कोलंबिया एंड क्यूबा, अब सारा जो वेनेजुएला का बिजनेस है क्यूबन्स कंट्रोल करते हैं, और कोलंबिया एंड क्यूबा एंड वेनेजुएला, ग्वाटेमाला बीच में नहीं आया क्योंकि ग्वाटेमाला बहुत गरीब देश है, वहां कुछ नहीं कर सकते। तो कोलंबिया, क्यूबा एंड वेनेजुएला, इन तीनों का प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों कंट्रीज आर एक्सीडिंगली करप्ट, और चर्च की वजह से है। अगर भारत में सोनिया गांधी होती तो वही हाल होता। तो देयर इज समथिंग विच अमेरिका नोज, जो भारतीयों को पता नहीं है, और इसलिए ये तीनों कंट्रीज जो है, मैं बता देता हूँ कि तीनों कंट्रीज अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर फार्मास्यूटिकल ऑल्सो, फॉर सिल्वर माइनिंग ऑल्सो, और तीसरा मैक्सिको की तो बारी अगली है ही, बिकॉज सिल्वर माइन्स वहाँ में बहुत है, और तीसरा अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा कि अमेरिकन बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन इज हेविली यूज्ड इन दिस कंट्रीज, और तभी पॉसिबल होगा जब अमेरिका इनको कंट्रोल करेगा और इनकी करेंसीज को डिस्ट्रॉय करेगा। तो दैट्स अ प्लान। भारत के लिए क्या इश्यूज हैं कि भारत के भी बहुत सारे, जो हम लोग दिखता नहीं है अमेरिका और भारत का जो कोलैबोरेशन है, लेकिन इज वेरी हाई लेवल, डीप लेवल। इसलिए रशिया जो है, रशियंस नो कि भारत एक बैलेंस लेगा, व्यू पॉइंट लेगा फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ भारत, बट देयर इज समथिंग विच अमेरिकन्स नो विच इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। तो इसलिए you will see lot of deals getting closed between India and USA, और उस डील्स में lot of investment जो है भारत में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट होंगे। लेकिन क्या भारत स्टेबल कॉइन खरीदेगा या बिटकॉइन खरीदेगा? आई डोंट थिंक सो। तो आरबीआई की कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। लास्ट में चाइना के ऊपर, व्हाई इज चाइना साइलेंट कंडेमनेशन के अलावा? बिकॉज चाइना कोऑपरेटेड इन कन्विंसिंग मदुरो कि तुम जाओ, और यूएस जो है चाइना को वही ऑयल सस्ते दर पे बेचेगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग इस एरिया में, वेनेजुएला के पॉइंट पे। तो ओवरऑल पूरा फिक्स मैच है ये, जैसे यूक्रेन का भी फिक्स मैच है कि अब खेलते रहो, तो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, और उससे हम लोग पूरा यूरोप को ड्रेन आउट कर देंगे थ्रू यूरोप। रशियंस की बहुत जान गई है वहाँ पे,
लेकिन ओवरऑल अगर मिलिट्री स्ट्रेटजीज आप देखते हैं तो रॉ पावर में रशिया इज नंबर 1। लेकिन जो इस तरह के गेम्स होते हैं, डिप्लोमेटिक गेम्स होते हैं, वहाँ पे अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज ऑलवेज एक्सेल, स्पेशली यूके और यूएसए। लास्ट पॉइंट मेरा कि आपको लगता है कि अफ्रीका इज अनटच्ड। बिल्कुल नहीं। अफ्रीका में सोमालीलैंड के बनने के बाद नॉर्दर्न अफ्रीका से, स्पेशली इजिप्ट से, अब खत्म होने जा रहा है इस्लामिज्म ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड। तो जो फाइट होगी वो होगी मुस्लिम ब्रदरहुड के विरुद्ध, और इजराइल उसमें अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन वेपन्स यूज करेगा टू कंट्रोल देयर एनिमीज। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।